गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पीएलआई स्कीम टू बूस्ट रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। टॉपिक इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएलआई स्कीम जो है रिसाइकल करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस डिज़ाइन कर रही है, और ये इंटेंशन ये है कि जो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं उसी को कॉम्प्लीमेंट किया जाए स्कीम के थ्रू। तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या हैं? ये वो मिनरल्स होते हैं जिनकी सप्लाई शॉर्टेज होती है, और जो है इनका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे रिलेटिवली हायर होता है बाकी रॉ मटेरियल के कंटेक्स्ट में। अगर हम देखें तो बहुत ही स्ट्रेटजिक होते हैं ये, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी दोनों के लिए ही एसेंशियल होते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स में ये यूज़ किए जाते हैं, जैसे हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, और ये मल्टीपल स्ट्रेटजिक वैल्यू चेन का पार्ट होते हैं। अब चाहे क्लीन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स हो, जैसे ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स, विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स, या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हो जैसे सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स या मटेरियल्स हो जैसे डिफेंस एप्लीकेशन, परमानेंट मैग्नेट, सेरेमिक्स, इन सब में इनका यूज़ किया जाता है। इंडिया जो है वो इसमें डोमिनेंट प्लेयर तो नहीं है ग्लोबल सप्लाई चेन में, लेकिन इंडिया अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहा है माइनिंग और प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स में। इसके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है वो एक्टिवली एंगेज्ड भी है रिसोर्स रिच कंट्रीज़ के साथ। तो अगर हम मेजर्स देखें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं टू अटेन सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल मिनरल्स, तो जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने मिनरल एक्सप्लोरेशन की है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, और लगभग 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम ओर जो है वो उनको मिला है। एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई गई है काबिल नाम की, जो कि आइडेंटिफाई करेगी और एक्वायर करेगी ओवरसीज़ मिनरल एसेट्स को जो कि क्रिटिकल और स्ट्रेटजिक नेचर के हैं। ऐसे ही इंडिया ने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो यूएस लेड कोलैबोरेशन है 14 कंट्रीज़ की, उसको भी ज्वाइन किया है। एमएमडीआर एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की गई 2023 में, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली ऑक्शन कर सके माइनिंग लीज को और कॉम्पोजिट लाइसेंस ले सके 24 क्रिटिकल मिनरल्स का, ठीक है। अब अगर हम देखें तो अपॉर्चुनिटी क्या है इंडिया के पास। इंडिया करंटली थर्ड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है ई वेस्ट का। ई वेस्ट में बहुत सारे रीयूजेबल मटेरियल्स होते हैं, और एक लार्ज स्कोप रहता है कि क्रिटिकल मिनरल्स को रिकवर किया जा सके डिस्कार्डेड ई वेस्ट से। चाइना जो है वो इसमें बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, खासकर कोबाल्ट की रिसाइकलिंग में। तो ऑफ कोर्स इसकी अगर हम एडवांटेजेस देखें तो रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट से जो है स्टेबलाइज हो जाएगी मार्केट, और डोमेस्टिक सप्लाईज ही क्रिटिकल रॉ मटेरियल की हमें जो है वो अश्योर्ड मिलने लगेगी। इससे एनर्जी भी कंजम्पशन जो है वो कम होगी, और इन्वायरमेंट भी जो है वो सही रहेगा। तो रिसाइकल मटेरियल जो है वो 2 से लेकर 10 टाइम्स तक मोर एनर्जी एफिशिएंट भी रहता है अगर हम देखें तो, जो कि मेटल अगर आप ओर से निकाल रहे हो तो, ठीक है। तो इंडिया का जो ई वेस्ट जनरेशन है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि हम सोलर और विंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी अडॉप्शन की तरफ भी काम कर रहे हैं। तो रिसाइकलिंग रेट्स जो है इंडिया के वो करंटली लो हैं। मच ऑफ द ई वेस्ट जनरेशन जो इंडिया में होता है वो इनफॉर्मल सेक्टर से हो रहा है। तो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के हिसाब से रिसाइकलिंग की जाएगी ईवी लिथियम आयन बैटरीज़ की फेज्ड मैनर में 2026 से, और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंप्लायंस के मैकेनिज्म के थ्रू जो है ये किया जाएगा। तो अगर हम देखें जो प्रपोजल है, नीति आयोग ने प्रपोजल रखा था 2023 में कि एक पीएलआई स्कीम होनी चाहिए क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग की, इन लाइन विद एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स पीएलआई स्कीम। और ये पीएलआई स्कीम जो है टारगेट करेगी ई वेस्ट रिसाइकलिंग को, और रिकवर करेगी क्रिटिकल मिनरल्स को, इंसेंटिवाइज करेगी प्रोडक्शन ऑफ रिसाइकल्ड क्रिटिकल मिनरल्स फॉर सेकेंडरी यूज़, और क्वांटम ऑफ इंसेंटिव जो है वो भी इसमें वेरी करेगा, ठीक है। इस मूव का जो है मोटिव ये है कि हम सर्कल और इकोनॉमी फॉस्टर करके दे सकें और बोल्स्टर कर सकें डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स को, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इम्प्रूविंग रूरल कनेक्टिविटी। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो IEEE ने अप्रूव किया है एक वायरलेस नेटवर्क आर्किटेक्चर जो कि अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड एक्सेस देगा रूरल एरियाज़ में। इसको IIT बॉम्बे ने जो है वो डेवलप किया है। तो एक सेलुलर नेटवर्क, चाहे वो 5G नेटवर्क हो, उसमें कुछ सेट ऑफ नेटवर्क इक्विपमेंट होते हैं जो कि कम्युनिकेशन लिंक से कनेक्टेड होते हैं। ये आपस में वर्क करते हैं, तभी डेटा जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस में मूव हो पाता है। तो अगर हम देखें तो सेलुलर नेटवर्क में एक होता है एक्सेस नेटवर्क, एक होता है कोर नेटवर्क। एक्सेस नेटवर्क क्या होता है? ये वो बेस स्टेशंस होते हैं जो कि वायरलेस कनेक्टिविटी देते हैं मोबाइल डिवाइसेस को विद इन अ स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। ऐसे ही एक कोर नेटवर्क होता है
जो कि सेंट्रली लोकेटेड होता है और कनेक्टेड होता है बेस स्टेशंस के साथ ऑप्टिकल फाइबर लिंक्स के थ्रू, जिसको हम कहते हैं बैक हॉल। ठीक है, ये जो है बैक कनेक्टिविटी देता है, बैक हॉल कनेक्टिविटी देता है। ठीक है, तो अगर हम मोबाइल कनेक्टिविटी की चैलेंज देखें रूरल एरियाज़ में तो क्या है, तो ऑफ कोर्स सेलुलर नेटवर्क्स जो हैं वो उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो डिफ़र करती है अर्बन और रूरल एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में क्या है कि ट्राई के डेटा के हिसाब से 127% टेली डेंसिटी है, मतलब 1% के पास एक से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन है। लेकिन रूरल एरियाज़ में ये टेली डेंसिटी सिर्फ 58% है, मतलब लगभग हाफ ऑफ द रूरल पॉपुलेशन के पास ही मोबाइल कनेक्शन है। तो वन मेजर रीज़न बिकॉज फॉर लैक ऑफ सेलुलर नेटवर्क्स रूरल एरियाज़ में ये है कि वहाँ पर इनकम लो है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। रूरल एरियाज़ के पास पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है और वहाँ पर फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आना ना तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है ना ही ईजी है, खासकर हिमालयन रेंज में। तो रूरल कनेक्टिविटी उसकी वजह से जो है वो पीछे रह गई है। तो IEEE नेट के जो 2061-2024 स्टैंडर्ड है वो डिफ़ाइन करता है कि एक वायरलेस नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है वो अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड एक्सेस के लिए रूरल एरियाज़ में कैसे दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट होगा 5G नेटवर्क से। इसका नाम है मिडल माइल नेटवर्क। इसमें क्या किया जाएगा कि मल्टी हॉप वायरलेस मिडल माइल नेटवर्क जो है वो एक्सटेंड किया जाएंगे कनेक्टिविटी के लिए एरियाज़ में जहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर लिंक्स जहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव कनेक्टिविटी देंगे लॉन्ग डिस्टेंसेस पर, और ये एलिमिनेट कर देंगे कि कोई कॉस्टली या डिफ़िकल्ट टू डिप्लॉय ऑप्टिकल फाइबर जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव पाथ देंगे इंटरनेट को। ठीक है, इसमें होगा क्या कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा नियर बाय यूज़र्स के बीच में विद इन एक्सेस नेटवर्क। तो इसमें जो कोर नेटवर्क की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जहाँ पर आपको ऑप्टिकल फाइबर लगाना पड़ता है। तो एक तरह से क्या होगा कि दो टाउन्स के बीच में आप डायरेक्टली जो है वो ट्रैवल कर रहे हो, रादर दैन आप एक डिस्टेंट सिटी में पहले जाओ फिर वहाँ से आप उस दूसरे टाउन में जाओ। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे रहे हैं आप दोनों सिटीज़ के बीच में। तो अब भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जिसको भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो यूनियन गवर्नमेंट का ये डिजिटल इंडिया के अंदर एक इनिशिएटिव है। इसके अंदर फीचर्स क्या हैं कि प्रोग्राम के अंदर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी लानी है मोर देन 2.5 लाख ग्राम पंचायत में अक्रॉस द कंट्री, और मिनिमम 100 Mbps की बैंडविड्थ का जो है वो हर ग्राम पंचायत में जो है वो इंटरनेट कनेक्शन देना है। ठीक है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर करनी है वाईफाई और अदर मीन्स के थ्रू। ठीक है, इनिशियल स्कोप इस प्रोजेक्ट का तो ये था कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत हमारी कंट्री में ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट हों बाय अगस्त 2021, बट ये डेडलाइन मिस हो गई बिकॉज ऑफ कोविड। तो अभी तक 1.94 लाख विलेजेस तो हमने कनेक्ट कर दिए हैं, लेकिन बाकी के विलेजेस जो हैं वो हम 2025 तक जो है वो कनेक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री चाह रही है कि वो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर ले डिज़ाइन और डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये इन्वॉल्वमेंट इसलिए क्रूशियल रहेगी ताकि फर्स्ट प्रोटोटाइप हम जो है 2028-2029 तक हम बना लें। तो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं क्या? ये डिज़ाइन किए गए हैं कई तरह के मिशंस कैरी आउट करने के लिए, जैसे एयर टू एयर कॉम्बैट, ग्राउंड अटैक, और इनके प्लेन सर्फेसेज होंगे। इनके जो एग्जॉस्ट नोजल्स हैं वो स्पेशली शेप्ड होंगे। इंजन जो है वो प्लेन के अंदर, बॉडी के अंदर ही होंगे ताकि हीट सिग्नेचर को हाइड किया जा सके, और उसकी वजह से जो है स्पेशल रडार्स भी इसमें लगाए जाएंगे ताकि एयरक्राफ्ट के ओन रडार एमिशंस को भी जो है वो डिटेक्ट किया जा सके। बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी तक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया है। जैसे अगर हम देखें तो F-22 रैप्टर, F-35A लाइटनिंग 2 ऑफ US, चाइना का J-20 माइटी ड्रैगन और रशिया का सुखोई Su-57। तो जो इंडिया का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा वो इंडिया का 5th जनरेशन ऑफ कोर्स फाइटर मल्टीरोल एयरक्राफ्ट फाइटर जेट होगा, और ये बिगर दैन अदर फाइटर जेट्स होगा जो अभी तक इंडियन एयरफोर्स के पास है। इंडिया अगर इसको बना लेगा तो ऑफ कोर्स सिलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशंस में ऐड हो जाएंगे हम, और इसको एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है DRDO की वो डिज़ाइन करेगी, और मैन्युफैक्चरिंग इसकी HAL ही करने वाला है। 25 टन ट्विन इंजर एयरक्राफ्ट होगा एडवांस्ड स्टेल्थ फीचर्स के साथ। एक लार्ज कंसील्ड इंटरनल फ्यूल टैंक होगा 6.5 टन कैपेसिटी का, और US बिल्ट GE414 इंजन जो है 90 किलो न्यूटन क्लास के जो है वो लगाए जाएंगे,
और जो मोर एडवांस वर्जन होगा MK2, उसके अंदर 110 किलो न्यूटन क्लास का जो है वो इंजन लगाया जाएगा। ठीक है, इसको डेवलप किया जाएगा DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट द्वारा इन कोलैबोरेशन विद फॉरेन डिफेंस मेजर कंपनी। ठीक है, तो जो इंडिजिनस हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है वो 4.5 जनरेशन सिंगल इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। लेकिन जो ये 5th जनरेशन होगा ये कैसे डिफरेंट होगा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होगा वो होगा स्टेल्थ फीचर्स का। इसका लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर रहेगा ताकि इसको एनिमी रडार डिटेक्ट ना कर पाए, और पावरफुल सेंसर्स और न्यू वेपन्स लगाए जाएंगे इसमें। इसका जो है यूटिलाइजेशन टाइम भी हायर रहेगा और स्मॉल सर्विसेबिलिटी रहेगी इसके मेंटेनेंस पीरियड्स की भी। ताकि अब होगा कैसे, ये कैसे इंश्योर किया जाएगा कि इसका लंबा टाइम तो इसको यूज़ किया जा सके और इसकी मेंटेनेंस कम हो, तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम इसमें इंक्लूड किया जा रहा है ताकि ये मल्टीपल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के ऊपर ट्रैक रख सके। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी तक 30 फाइटर स्क्वाड्रॉन्स हैं जबकि हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 की है, और ये जो नंबर है ये और नीचे जाने वाला है क्योंकि धीरे धीरे बाकी जो हमारे एग्जिस्टिंग जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी फेज आउट किए जाने वाले हैं नेक्स्ट डेकेड में। तो इंडियन एयरफोर्स ने इंडिकेट किया है कि उनको 7 स्क्वाड्रॉन्स ऑफ AMCA की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चाइना ने इसमें बहुत ग्रेट प्रोग्रेस दिखाई है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में। इवन उन्होंने J-20 जो उनका एयरक्राफ्ट है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट वो तिब्बत पे अब डिप्लॉय भी कर दिया है। तो जो AMCA प्रोजेक्ट है उसको मार्च 2024 में कैबिनेट्स कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूवल दिया, और एक 25 टन ट्विन इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एडवांस्ड फीचर्स का जो है वो डेवलप करने के लिए कहा गया है 2028-2029 तक इसका प्रोटोटाइप। 2 तरह के ये 2 फेजेस में बनाया जाएगा। जो MK1 होगा उसमें जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन होगा, MK2 जो होगा वो ज़्यादा पावरफुल इंजन होगा और उसको को डेवलप किया जाएगा फ्रांस की कंपनी सारन के साथ मिलकर। ठीक है, जिसके लिए डिस्कशंस अभी तक चल रही हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे एनुअल समिट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कजाकिस्तान के अस्ताना में। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था शंघाई चाइना में 2001 में। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है बाय ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन, और लगभग 80% ऑफ यूरेशियन लैंडमास को ये कवर करती है, 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करती है। फाउंडिंग मेंबर्स इसके कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान है। इस ऑर्गेनाइजेशन का में जो है इंडिया को और पाकिस्तान को 2017 में, ईरान को 2023 में इंक्लूड किया गया। 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, मंगोलिया, बेलारूस और अफगानिस्तान। ईरान के इंटीग्रेशन के बाद SCO के पास 20% ऑफ वर्ल्ड के ऑयल रिजर्व्स भी हो चुके हैं और 44% ऑफ नेचुरल गैस। हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल जो है इसकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। 2 परमानेंट बॉडीज़ और भी हैं इसकी, SCO सेक्रेटरीट जो कि बीजिंग में लोकेटेड है, और एग्जीक्यूटिव कमेटी जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की है वो ताशकंद उज़्बेकिस्तान में लोकेटेड है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस इसकी चाइनीज़ और रशियन है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज मैत्री। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन आर्मी की कंटिंजेंट जो है वो इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री के लिए निकल चुकी है। तो ये 13th एडिशन रहेगा एक्सरसाइज मैत्री का, और फोर्ट बचीरा प्रकन ताक प्रोविंस ऑफ थाईलैंड में ये कंडक्ट की जा रही है। जो लास्ट एडिशन था वो मेघालय में हुआ था सितंबर 2019 में। जॉइंट काउंटर इंसर्जेंसी टेररिस्ट ऑपरेशंस जंगल और अर्बन इन्वायरमेंट्स में जो है वो किए जाएंगे, और ऑफ कोर्स इंटरऑपरेबिलिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2024। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी जो कि क्राइम और ड्रग अब्यूज़ को टैकल करती है UNODC, उन्होंने अपनी एनुअल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट रिलीज़ की है। तो ये एक एनुअल रिपोर्ट है UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो नंबर ऑफ़ पीपल जो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं वो 292 मिलियन पहुंच चुके हैं 2022 में, जो कि एक 20% इंक्रीज़ है ओवर द पास्ट 10 ईयर्स। कैनबिस जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, उसके बाद ओपियोइड्स और एम्फेटामाइंस हैं। नीटाजिन्स जो कि ग्रुप ऑफ हाईली पोटेंट सिंथेटिक ओपियोइड्स हैं वो भी इमर्ज हुए हैं हाई इनकम कंट्रीज़ में, उसकी वजह से ओवरडोज डेथ्स भी हो रही हैं। लगभग 64 मिलियन पीपल जो है वो ड्रग यूज़ डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, और उसमें से सिर्फ 1 in 11 देखें उन्हीं को ट्रीटमेंट मिल पाता है। विमेन को जो है वो लेस एक्सेस टू ट्रीटमेंट है दैन मैन। और 2022 में ये देखा गया है कि 7 मिलियन पीपल जो है वो फॉर्मल कॉन्टैक्ट में थे पुलिस के, मतलब या तो वो अरेस्ट में हुए थे या फिर वार्निंग पर चल रहे थे, ठीक है, ड्रग ऑफेंसेस से रिलेटेड। 7 मिलियन पीपल जो है वो प्रोसिक्यूट हुए ड्रग ऑफेंसेस से ग्लोबली 2022 में।
तो यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम क्या है? ये एक ग्लोबल लीडर है फाइट अगेंस्ट इलिसिट ड्रग्स एंड इंटरनेशनल क्राइम, और ये यूनाइटेड नेशंस की लीड प्रोग्राम ऑन टेररिज्म को भी इम्प्लीमेंट करता है। वियना में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। 1997 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। लोगों को एजुकेट करना अबाउट डेंजर्स ऑफ ड्रग अब्यूज़ और इंटरनेशनल एक्शन को स्ट्रेंथन करना इसके जो है वो मैंडेट है, और क्राइम प्रिवेंशन और क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म को इम्प्रूव करने के लिए भी काम करता है। 2002 में यूएन जनरल असेंबली ने इसके प्रोग्राम को एक्सपेंड करके इसमें जो है ड्रग्स अब्यूज़ को भी जो है वो ऐड कर दिया इसके मैंडेट में, और वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस पर ये रिलाई करता है मेनली फ्रॉम गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जिंक। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्चर्स जो है फ्रांस में, उन्होंने डिस्कवर किया है कि जिंक एक क्रूशल रोल प्ले करता है लीग्यूम क्रॉप्स की हेल्थ में। तो जिंक क्या है? एक सिल्वरी ब्लू ग्रे मेटल है जिसका रिलेटिवली लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये बोथ जो लेड और जिंक दोनों ही जो है वो इकट्ठे मिलते हैं। फोर्थ मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल है ये अक्रॉस द ग्लोब। राजस्थान के पास लार्जेस्ट रिजर्व्स या रिसोर्सेज हैं लेड जिंक ओर के। ग्लोबल रिजर्वायर्स ऑफ जिंक अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा इसके रिजर्व्स है। लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ जिंक जो है वो गैल्वेनाइजिंग इंडस्ट्री है, और जो कि कोरोजन रेसिस्टेंस के अगेंस्ट काम करती है। तो ऑटोमोबाइल हो, इलेक्ट्रिकल हो, हार्डवेयर इंडस्ट्री हो, सब में ये ज़रूरत पड़ती है इसकी। इसका बायोलॉजिकल रोल देखें तो ये एक ट्रेस मिनरल है जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट में ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी 100 एंजाइम्स ताकि अच्छे से फंक्शन कर सकें उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट रहता है। एक मेजर प्लेयर है ये क्रिएशन ऑफ डीएनए में, ग्रोथ ऑफ सेल्स में, बिल्डिंग प्रोटीन्स में, हीलिंग ऑफ डैमेज टिश्यूज़ में, और एक हेल्दी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। तो की फाइंडिंग्स अगर हम देखें तो जिंक जो है वो प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम करता है। तो रिसर्चर्स ने ये डिस्कवर किया कि लेग्यूम्स जो है वो जिंक को एज अ सेकेंडरी सिग्नल भी यूज़ कर सकते हैं ताकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को इंटीग्रेट करके नाइट्रोजन फिक्सेशन की एफिशिएंसी को रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल टेस्ट हाउस। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन गवर्नमेंट काम कर रही है कि जो नेशनल टेस्ट हाउस है उसको एपेक्स सर्टिफिकेशन बॉडी बना दिया जाए हर इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए। तो नेशनल टेस्ट हाउस क्या है? इसको पहले हम गवर्नमेंट टेस्ट हाउस कहते थे, और इसकी रिच लेगेसी जो है वो 1912 से जो है वो चली आ रही है। इंडिया की लार्जेस्ट मल्टी लोकेशन मल्टी डिसिप्लिनरी इंडस्ट्रियल सेंट्रल गवर्नमेंट टेस्टिंग लेबॉरेटरी है ये, और इसमें फैसिलिटीज़ लाइक टेस्टिंग, एवेल्यूएशन, कैलिब्रेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स की भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इसकी अलग अलग जगहों पर ब्रांचेस भी हैं। ठीक है, तो इसके अगर हम फंक्शंस देखें, चाहे वो टेस्टिंग और इवेल्यूएशन ऑफ मटेरियल हो, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन ऑफ वेल्डर्स हो, असिस्टिंग इंडस्ट्रीज इन डेवलपिंग इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हो, नेशनल स्टैंडर्ड्स की फॉर्मुलेशन करना हो, या NABL सर्टिफाइड या क्रेडिटेड लेबॉरेटरीज बनाना हो, ये सब असिस्ट करने का काम नेशनल टेस्ट हाउस ही करता है। और अभी आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डाउन सिंड्रोम। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट रिसर्च स्टडी के हिसाब से देखा गया है कि फर्स्ट एवर केस ऑफ डाउन सिंड्रोम हमें निएंडरथाल्स में भी देखने को मिला है। तो डाउन सिंड्रोम क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक पर्सन के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है या फिर एक्स्ट्रा पीस ऑफ क्रोमोसोम रहता है। तो एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम होने को हम कहते हैं ट्राइसोमी। ठीक है, इसीलिए कभी कभी हम डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी कह देते हैं। ये एक्स्ट्रा कॉपी चेंज कर देती है बेबी की बॉडी और उसका ब्रेन कैसे डेवलप होगा। उसकी वजह से मेंटल और फिजिकल चैलेंजेस भी आते हैं बेबी को लाइफ टाइम में। तो ये सिंड्रोम यूजुअली इनहेरिटेड नहीं होता है, ये बाय चांस हो जाता है जब जो है सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं अर्ली डेवलपमेंट फेज ऑफ फीटस में। ठीक है, तो अगर हम इसके सिम्टम्स देखें तो हर पर्सन में अलग अलग होते हैं। यूजुअली माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं शुरू में, और ये डेवलपमेंट इसमें जो है वो डिले हो जाती है। अगर हम कॉमन फिजिकल साइंस देखें डाउन सिंड्रोम के, तो एक फ्लैट फेस होना, आइज़ जो है वो स्लैंट अप होते रहती हैं, शॉर्ट नेक होना, स्मॉल हैंड्स और फीट होना, पुअर मसल टोन होना, लूज जॉइंट्स होना। ठीक है, डाउन सिंड्रोम लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, इसको क्योर नहीं किया जा सकता। अर्ली थेरेपी से ऑफकोर्स कुछ स्किल्स को इम्प्रूव ज़रूर किया जा सकता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is PLI scheme to boost recycling of critical minerals. This topic is important for your environment and your economy section. So a production linked incentive scheme to encourage the recycling of critical minerals in India is being designed by Ministry of Mines, and the intention is to complement the battery waste management rules of 2022.
in line with Niti Aayog's policy recommendations. So what are these critical minerals? As we have already discussed it just a few days back, a mineral becomes critical when the risk of supply shortage and its associated impact on the economy is relatively higher than other raw materials. These minerals are essential for the economic development and national security, and these are essential for the advancement of many sectors in a country like high-tech electronics, telecommunication, transport, defense. So they form part of multiple strategic value chains, including clean technology initiatives like zero emission vehicles, wind turbines, solar panels, information and communication technologies including semiconductor, advanced manufacturing inputs and materials like the defense applications, permanent magnets, ceramics. Of course, India has not been a dominant player in the global supply chain, but it is working to strengthen its position in the mining and processing of critical minerals. Ministry of Mines is actively engaged with resource-rich countries for access to critical minerals, as well as domestic exploration and auction of critical mineral blocks. So what are the measures which have been taken by the government of India to attain self-reliance in critical minerals? So the Geological Survey of India has been exploring the mines of lithium, which lithium iron ore, which we have found in Riyasi district of Jammu and Kashmir. A joint venture company called Kabil is also identifying and acquiring overseas mineral assets of critical and strategic nature. India has already been inducted into the Mineral Security Partnership also, which is a US-led collaboration of 14 countries. The MMDR Act was also amended in 2023 to empower central government to exclusively auction mining, lease and composite license of 24 critical minerals. So recycling of critical minerals in India is important because India is currently the third biggest contributor to e-waste, and e-waste contains many reusable materials. So there will be a large scope of critical minerals recovery from discarded e-waste in the coming few years. China has succeeded in producing more cobalt by recycling than by mining. Okay, so what are the advantages of it? So promoting the recycling of e-waste would provide an opportunity to stabilize the market with assured domestic supplies of critical raw materials, and it will conserve energy and the environment by reducing requirements from mines. Recycled metals can also be 2 to 10 times more energy efficient than metals which are smelted from the virgin ore. India's e-waste generation is poised to surge, driven by the rapid growth in solar and wind energy infrastructure and EV adoption. But recycling rates in India are currently very low, and it is currently being done by the informal sector. So that's why we need to make it more formalized through the PLI scheme. So the battery waste management rules require the recycling of EV lithium ion batteries in a phased manner, which we are doing through extended producer responsibility compliance methods. So in 2023, Niti Aayog recommended a PLI scheme for critical mineral recycling in line with the Advanced Chemistry Cell PLI scheme. The PLI scheme will target e-waste recycling to recover critical minerals like lithium, copper, cobalt, graphite, chromium and silicon. It will also incentivize production of recycled critical minerals for secondary use. The quantum of incentive will be different, and the objective will be to foster a circular economy and bolster domestic supply chains. So the next topic is improving rural connectivity. This topic is important for your economy section. So recently IEEE has approved a wireless network architecture for affordable broadband access in rural areas. Okay. So what are before understanding that, we have to understand the fundamentals of cellular network. So a cellular network like the 5G network includes a set of network equipment which are connected by communication links. They work together to move data between different devices. So a cellular network can be divided into two sub-networks called the access network and the core network. The access network includes those base stations which provide wireless connectivity to mobile devices within a specific area. As compared to that, the core network is centrally located and they are connected to base stations through the optical fiber links. Okay, that's why it is called backhaul. So what are the challenges of mobile connectivity and rural connectivity in India? So of course, the availability and use of cellular networks are different between rural and urban areas. According to the recent data of TRAI,
Urban areas have a tele density of 127%, which means that each person on average has more than one mobile connection. Whereas in rural areas, we have a tele density of 58%, which means that only about half of the rural population has a mobile connection. One major reason for the lack of cellular networks in rural areas is the lower income of rural residents, making mobile services too expensive for them. So rural areas also have lower population densities. So bringing fiber infrastructure in, let's say, a distant village in Himalaya is neither cost friendly or nor effective, so or nor easy. So that's why rural connectivity remains us significantly behind. So the IIT Bombay has developed wireless network architecture IEEE 2061-2024, which would include a which would include only the access network. Okay, how it would work? So this is called the middle mile network, and the multi-hop wireless mile network would be used to extend connectivity to areas where optical fiber links are not available. So a multi-hop wireless middle network would provide cost-effective connectivity over long distances, eliminating the need for a costly and difficult to deploy optical fiber. So what would happen here is that direct communication would be allowed between nearby users within the access network, therefore eliminating the need for a core network. So this would be similar to you are traveling between the two towns directly without the need to detour through a distant big city. Okay, so this will be a part of BharatNet project, which is the world's largest optical fiber based rural broadband connectivity project executed by BBNL, and it is an initiative under the Digital India program. The program intends to bring broadband internet connectivity to each of the more than 2.5 lakh gram panchayats across the country and provide a minimum of 100 Mbps bandwidth at each gram panchayat. Okay. The center will also provide last mile connectivity through Wi-Fi and other means, and it will also be setting up Wi-Fi hotspots in all gram panchayats. So the initial scope of the project was to cover these gram panchayats in the country by August 2021, but due to COVID, the deadline has been missed, and about 1.94 lakh villages have already been connected at present. The rest of the villages will be connected by the year 2025. So the next topic is advanced medium combat aircraft. This topic is important for your security section. So Defense Ministry is planning to involve the private sector significantly in the design and development of indigenous 5th generation fighter aircraft, the advanced medium combat aircraft. This involvement is crucial for the timely execution of the project, with the first prototype expected by 2028-2029, according to official sources. So the 5th generation fighter jets are designed to carry out the range of missions such as air-to-air combat and ground attack. They have plane surfaces, specially shaped exhaust nozzles, and engines located in the plane's body to hide heat signatures. They also have special radars to detect the aircraft's own radar emissions. Only a few countries have built the 5th generation stealth fighter aircraft. The list of aircraft currently in service includes F-22 Raptor and F-35 Lightning of the US, the Chinese J-20 Mighty Dragon, and the Russian Sukhoi Su-57. So the advanced medium combat aircraft is India's 5th generation multi-role fighter jet, which will be bigger than the other fighter jets in the Indian Air Force inventory. This will put India in a select group of nations which have their own 5th generation fighter aircraft. The Aeronautical Development Agency under the DRDO will be the nodal agency for executing this program and designing of this aircraft, but it will be manufactured by the state-owned Hindustan Aeronautics Limited. So it will be having a 25-ton twin-engine aircraft with advanced stealth features. This aircraft will have large concealed internal fuel tank of 6.5-ton capacity. The Mk1 variant will have US-built GE414 engine of the 90 kN class. The more advanced Mk2 will fly on the more powerful 110 kN engine. This will be developed indigenously by DRDO's Gas Turbine Research Establishment in collaboration with the Foreign Defense Major. So the indigenous LCA Tejas is a 4.5 generation single-engine multi-role aircraft. What will set this aircraft apart from existing 4th generation is primarily the stealth features. This aircraft will have the low electromagnetic signature, which will make it difficult for the enemy radar to detect it. At the same time, it will also have powerful sensors and new weapons. And important is that
It will also be having a higher utilization time and smaller serviceability or maintenance periods for the aircraft. How it will be done? By inclusion of a comprehensive integrated vehicle health management system, which can keep track of multiple structural components. The IAF currently has about 30 fighter squadrons against the sanctioned strength of 42, and this will be going down further as more and more squadrons will be phased out by the middle of the next decade. So Indian Air Force is indicating that it requires 7 squadrons of AMCA to begin with. China has made great strides in the development and deployment of 5th generation fighter aircraft. They have even recently deployed their twin-engine J-20 fighter aircraft in Tibet bordering India. AMCA project received the Cabinet Committee on Security sanction in March 2024 to develop 25-ton twin-engine stealth aircraft with advanced features, and the prototype will be aimed by 2028 and 2029. So the development of AMCA is being planned to be carried out in 2 phases: the Mk1 with the General Electric F414 engine, Mk2 with the powerful engine planned for co-development in partnership with Saran of France. So the next topic is Shanghai Cooperation Organization. This topic is important for your international relations. So India has officially announced its participation in the annual summit of Shanghai Cooperation Organization in Kazakhstan's Astana recently. So Shanghai Cooperation Organization is a permanent intergovernmental international organization established in 2001 in Shanghai, China. It is the world's largest regional organization by geography and population, covering about 80% of the Eurasian landmass and 40% of the world population. So its founding members include Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. This organization has been expanded to include India and Pakistan in 2017 and Iran in 2023. The SCO also includes 3 observer states called the Mongolia, Belarus, and Afghanistan. Following the integration of Iran, the SCO now controls 20% of the world's oil reserves and 44% of its natural gas. So the Heads of State Council is the supreme decision-making body of the SCO. The organization also has 2 permanent bodies: the SCO Secretariat, which is based in Beijing, the regional anti-terrorist structure based in Tashkent, Uzbekistan. The official languages are Chinese and Russian. Okay. So the next topic is exercise Maitri. This topic is important for your security section. So Indian Army contingent has departed to take part in India-Thailand joint military exercise Maitri, which is the 13th edition of this exercise, and it will be conducted at Fort Vachiraprakan in Tak province of Thailand. The last edition of the same exercise was conducted in Umroi, Meghalaya in 2019, and the exercise will enhance combined capabilities in executing joint counterinsurgency terrorist operations in urban and jungle environments, and it will of course facilitate interoperability between the 2 armies. So the next topic is World Drug Report 2024. This topic is important for your social issues. So United Nations Agency tackling crime and drug abuse has released its annual World Drug Report. So this is an annual report released by UN Office on Drugs and Crime. The number of people who use drugs has risen to 292 million in 2022, which is a 20% increase over the past 10 years. So cannabis remains the most widely used drug worldwide, followed by opioids, amphetamines. Nitazines, which are a group of highly potent synthetic opioids, have recently emerged in several high-income countries, resulting in an increase in overdose deaths. So about 64 million people worldwide suffer from drug use disorders. Only 1 in 11 receive treatment. Women receive less access to treatment than men. And in 2022, an estimated 7 million people were in formal contact with the police for drug offenses, like in the form of arrests, cautions, or warnings. So about 7 million people were prosecuted for drug offenses. So what is UN Office on Drugs and Crime? It is a global leader in the fight against illicit drugs and international crime, and it is responsible for implementing the United Nations-led program on terrorism. Its headquarters is located in Vienna, and UNODC works to educate people throughout the world about the dangers of drug abuse and to strengthen international action. It also works in improving crime prevention and assists with criminal justice reform. In 2002, the UN General Assembly expanded its mandate with respect to drug abuse, and it of course relies on voluntary contributions mainly from the governments. So the next topic is zinc. This topic is important for your science and tech and your environment section.
So researchers in France have discovered that zinc plays a crucial role in the health of legume crops. So what is zinc? It is a silvery blue-gray metal with a relatively low melting point and boiling point. Both lead and zinc are found to occur together. This is the fourth most widely used metal across the globe. Rajasthan has the largest reserve or resources of lead zinc ore, and in the world, Australia accounts for 27% of the world's zinc reserves. The largest consumer of zinc is the galvanizing industry, which is meant for corrosion resistance, and it is used in automobile, electrical, and hardware industries. So, if we look at the biological role of zinc, then it is a trace mineral, which means that body only needs small amounts of it, and it is necessary for almost 100 enzymes to carry out vital chemical reactions. A major player Zinc is a major player in the creation of DNA, growth of cells, building proteins, healing of damaged tissues, and supporting a healthy immune system. So zinc is found in plants. Zinc found in plants aids in nitrogen fixation, and the researchers have discovered that legumes also use zinc as a secondary signal to integrate environmental factors and regulate nitrogen fixation efficiency. Okay. So the next topic is National Test House. This topic is important for your governance section. So Union government is working on making the National Test House as the apex certification body for all Indian products. So National Test House was formerly known as the Government Test House, and it boasts with a rich legacy dating back to its establishment in 1912. It is India's largest multi-location, multidisciplinary industrial central government testing laboratory, which deals with almost all sorts of testing, calibration, and quality evaluation. It provides facilities like testing, evaluation, and calibration of raw materials, and it has also branches established at Kolkata, Mumbai, Chennai, Ghaziabad, Jaipur, Guwahati, and Varanasi. So, if we look at its functions, then it is involved in test and evaluation of materials, test and certification of welders, assisting industries in developing indigenous products. It also assists the BIS in the formulation of national standards. It also assists the NABL in accreditation of testing and calibration laboratories in the country. So it is currently functioning as a subordinate office under the Ministry of Consumer Affairs. So the next topic is Down syndrome. This topic is important for your social issues. So a recent research study has documented the first ever case of Down syndrome in Neanderthals. So Down syndrome is a condition in which a person has an extra chromosome or an extra piece of chromosome. So having an extra piece of chromosome is called trisomy. That's why Down syndrome is also called trisomy 21. This extra copy changes how a baby's body and brain develop. It can cause both mental and physical challenges during their lifetime. Down syndrome is usually not inherited. It happens by chance, like an error that occurs when cells are dividing during the early development phase of the fetus. So the symptoms of Down syndrome are different in each person. They usually have mild to moderate intellectual disabilities, and their development is often delayed. So some of the physical signs of Down syndrome include a flat face, eyes that slant up, a short neck, small hands and feet, poor muscle tone, loose joints. So Down syndrome is a lifelong condition which cannot be cured. Early therapy programs can help improve the skills. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.